दोस्तों, महाराष्ट्र में अब ना लोकसभा चुनाव है ना विधानसभा चुनाव, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव अभी बाकी हैं। मैं बात कर रहा हूं निकाय चुनावों की और बीएमसी चुनावों की। जी हां दोस्तों, बीएमसी चुनाव तो बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि 60,000 करोड़ का बजट बीएमसी का होता है। और ऐसे में महायुति के तीनों गठबंधन अब इस तैयारी में है कि अपना दबदबा जो बना हुआ है उसे कैसे कायम रखा जाए, और दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन के तीनों दल इस तैयारी में हैं कि कैसे इस दबदबे को तोड़कर अपना वर्चस्व बढ़ाया जाए। अब इसको लेकर के सियासत महाराष्ट्र की गर्माती जा रही है। एक पार्टी ने तो 15 से ज्यादा मीटिंग कर ली है और बीजेपी पे दबाव भी बना रही है। क्या है पूरा गणित, आपको इस वीडियो में समझाता हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, एकनाथ शिंदे की शिवसेना, इन्होंने निकाय चुनाव बीएमसी चुनाव को लेकर के खबर है कि 15 से ज्यादा मीटिंगें कर ली हैं। और तो और अकेले एकनाथ शिंदे के जो सुपुत्र हैं श्रीकांत शिंदे, उन्होंने ही कम से कम 5 मीटिंगें अकेले निपटा दी हैं। अब ये मीटिंग क्यों हो रही है? माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना की तरफ से बीजेपी पर दबाव बनाने की रणनीति अभी से शुरू कर दी गई है, क्योंकि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव बीते हैं और जिस तरीके से बीजेपी ने ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ करके अपना दबदबा बढ़ाया है, एकनाथ शिंदे बिल्कुल नहीं चाहते कि वो निकाय चुनाव और बीएमसी चुनाव में भी वैसा ही हो। इसीलिए अभी से मीटिंग दर मीटिंग, बैठक दर बैठक चल रही है। और ये इसीलिए है क्योंकि बीजेपी को ये बताया जा सके कि वो शिवसेना, एकनाथ शिंदे की शिवसेना, जिस शिवसेना का हमेशा से दबदबा रहा है बीएमसी पे, हालांकि तब वो एक हुआ करती थी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और एकनाथ शिंदे की शिवसेना, लेकिन एकनाथ शिंदे की शिवसेना ये मानती है कि दबदबा हमारा रहा है और ये ऐसा ही रहना चाहिए, और इसीलिए ये तमाम कवायद तेज की जा रही है। सबसे बड़ा सवाल, क्या बीजेपी पे इसका असर पड़ेगा? क्योंकि एकनाथ शिंदे पहले भी काफी दबाव की राजनीति करते रहे, सीट ज्यादा मांगते रहे, लेकिन बीजेपी ने किया वही जो वो करना चाहती थी। अब यहां पर बात इसीलिए अलग हो जाती है क्योंकि निकाय चुनाव बीएमसी चुनाव में शिवसेना का दबदबा हमेशा से रहा है। साल 2017 में जो बीएमसी चुनाव हुए थे उसमें भी बीजेपी ने करीब 82 यानी 82 और शिवसेना ने 84 सीटें जीती थी। अब ऐसे में एकनाथ शिंदे, क्योंकि शिवसेना ने ज्यादा सीटें जीती थी, तो क्या इस बार एकनाथ शिंदे तैयारी कर रहे हैं कि ज्यादा क्षेत्रों पर उनके उम्मीदवार उतारे जाएं, और ये तमाम रणनीति उसी को लेकर बन रही है? क्योंकि तैयारी तो बीजेपी की तरफ से भी की जा रही है। हालांकि बीजेपी ने अभी तक ये नहीं कहा है कि वो महायुति गठबंधन के साथ इन चुनावों में उतरेगी या अकेले उतरेगी। और इसीलिए एकनाथ शिंदे की शिवसेना इस तैयारी में है कि जो पूरी सीटें हैं एमसी चुनाव की, निकाय चुनाव की, उन सब सीटों पर भी अगर उतरना पड़े तो हमारी तैयारी पूरी रहे, और ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जो है वो उसके उम्मीदवार उतारने की तैयारी भी कर रहे हैं। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि अगर बीजेपी मन मुताबिक एकनाथ शिंदे के उन्हें नहीं देती है उम्मीदवार लड़ने के लिए उतने, तो क्या वो अपने उम्मीदवार खुद से अपने मन मुताबिक उतार सकते हैं? क्या इसीलिए तैयारी चल रही है? इसकी सुगबुगाहट भी अब तेज है। दोस्तों, दूसरी तरफ आप देखिए कि लगातार जो चर्चा चल रही है, देवेंद्र फडणवीस या एकनाथ शिंदे हो, उन दोनों के बीच में जो पेच फंसा हुआ है, जो कोल्ड वॉर है, जो शीत युद्ध है, या फिर आपसी खींचतान कह लीजिए, जो लगातार बढ़ती जा रही है, जिसकी चर्चा महाराष्ट्र में इन दोनों लगातार होती रहती है। अब इनको अगर आप देखिए दोस्तों, तो अभी छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती थी और पुणे में जो है वो पैदल यात्रा भी निकाली गई थी, पग यात्रा। लेकिन देवेंद्र फडणवीस के साथ यहाँ पर दोनों डिप्टी सीएम नजर नहीं आए, ना ही एकनाथ शिंदे नजर आए, ना ही अजीत पवार। और कुछ मीडिया कर्मियों ने अजीत पवार की, एनसीपी के कुछ नेताओं से बात करने की कोशिश भी की, हमने कुछ रिपोर्ट्स भी देखी, लेकिन उन नेताओं ने भी कहा कि उन्हें नहीं पता कि अजीत पवार आखिर क्यों नहीं पहुंचे, इस बात का अंदाजा उन्हें नहीं है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस अकेले थे, और यहाँ पर दोनों डिप्टी सीएम का नहीं पहुंचना भी सवाल खड़े कर रहा है कि क्या सिर्फ एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच में ही दूरियां बढ़ी हैं, या फिर अजीत पवार भी इन दिनों देवेंद्र फडणवीस से दूर दूर नजर आ रहे हैं? सवाल इसीलिए क्योंकि 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार साथ नजर आ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि इन दोनों नेताओं के बीच में करीबियां बढ़ गई हैं, और एकनाथ शिंदे जो अपने आप को महाराष्ट्र में दूसरे नंबर की पार्टी मान रही थी बीजेपी के बाद, उसे किनारे कर दिया गया है। और धीरे धीरे जब समय बीतता गया तो एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच की दूरियां तो समझ में आई, खबरें समझ में आई, लेकिन अजीत पवार की दोस्ती जो है वो और ज्यादा रंग दिखने लगा कि उसमें चढ़ता जा रहा है। लेकिन जब से
बीड़ में हुई सरपंच की हत्या के बाद जब से अजीत पवार के नेता का नाम उसमें शामिल हुआ, जिस तरीके से उनके नाम को लेकर के एनडीए गठबंधन ने लगातार उन पर निशाना साधा, उसके बाद से दोस्तों, उसके बाद से अजीत पवार कुछ परेशान नजर आने लगे। और ये भी सुनने में आया कि बीजेपी के कुछ नेता जो है वो अजीत पवार से ही उनके नेता का इस्तीफा मांग रहे हैं। इस बात से अजीत पवार बिल्कुल नाराज थे। उन्होंने कहा कि जब तक प्रूफ नहीं हो जाता, जब सबूत नहीं मिल जाता, तब तक वो किसी के खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे। और इस बात को लेकर के बीजेपी के नेता लगातार उन पर हमलावर थे कि नहीं, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए धनंजय मुंडे को, अजीत पवार के नेता है वो। तो इन बातों से भी क्या अजीत पवार के मन में कुछ फर्क पड़ा है? क्या देवेंद्र फडणवीस से कोई बात उन्होंने की थी जिसको देवेंद्र फडणवीस ने नहीं माना? क्या ये जो दूरियां आई हैं, जिस दूरियों के बारे में बात हो रही है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती थी महाराष्ट्र में, आपको पता ही है दोस्तों, छुट्टियां रहती हैं और सेलिब्रेट किया जाता है अच्छे से उसे। और ये जो पदयात्रा निकाली गई, इसमें भी हमने देखा कि जिसकी मैं बात कर रहा हूँ पुणे में, कि यहाँ भी तमाम खबरें बनी कि आखिर सीएम के साथ दोनों डिप्टी सीएम नजर क्यों नहीं आए। पूछने पर कारण भी नहीं मालूम चला कि आखिर क्या कारण था। तो निकाय चुनाव से पहले महायुति के भीतर ये जो खींचतान चल रहा है, ये कई सारे शंकाएं और कई सारी कहानियां दोस्तों पैदा करते हैं। और इसीलिए मैंने आपको बताया कि ये जो एकनाथ शिंदे की पार्टी की तरफ से जो 15 से ज्यादा मीटिंग की जा चुकी है, क्योंकि अभी भी निकाय चुनाव, बीएमसी चुनाव में समय है, लेकिन अभी से जो ये मीटिंग पे मीटिंग की जा रही है, ऐसा लग रहा है कि एकनाथ शिंदे जो पहले जो कुछ भी हो चुका है उनके साथ में लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में, उसके बाद से एकनाथ शिंदे कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। और खासतौर से उनके पार्टी के नेता इस बार शुरू से ही बीजेपी के साथ जो कहते हैं प्रेशर पॉलिटिक्स, वो करने की कोशिश जो है वो एकनाथ शिंदे की तरफ से लगातार की जा रही है। तो ये बड़ी अपडेट थी दोस्तों जो महाराष्ट्र में इन दोनों चल रहा है, क्योंकि जो हो गया वो हो गया चुनाव, लेकिन जो होने वाले हैं उसमें अपना कद और हैसियत कैसे बढ़ाया जाए, अब नेता उस पर ज्यादा बात और विचार कर रहे हैं। फिलहाल जाने से पहले आपको चीज और एक दोस्तों एक चीज बता दें कि अभी जिस तरीके से हमने आपको एक खबर बताई है, ताजी खबर आई है कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जो हैं उन्हें एक झटका और लगा है बीएमसी की तरफ से। और क्योंकि बीएमसी चुनाव हो रहे हैं, उस पर हमने पूरी डिटेल वीडियो बनाई हुई है। जो खबर आई है वो आप देख सकते हैं 4 PM महाराष्ट्र पे ही, कि कैसे एकनाथ शिंदे जो हैं उन्हें जो उनका प्रोजेक्ट था 1400 करोड़ का, जिसमें वो सूखे कचरे को रिसाइकल या मैनेजमेंट का पूरा काम वो कर रहे थे, उसके अंतर्गत स्लम एरिया में जो नाले की सफाई होती है, जो साफ सफाई होती है, वो सब कुछ देखा जा रहा था। उस बड़े प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया है बीएमसी ने, क्योंकि मामला कोर्ट में पहुंच गया था। और बेरोजगार संस्था जो फेडरेशन है उन्होंने बोला कि स्थानीय सामुदायिक संस्था को क्यों नहीं इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा, और इसको लेकर के मामला हाईकोर्ट पहुंचा, जहां मामला तूल पकड़ता देख बीएमसी ने इस टेंडर को ही रद्द कर दिया, इस प्रोजेक्ट को ही रद्द कर दिया। और इस रद्द हुए प्रोजेक्ट से माना जा रहा है कि बहुत बड़ा झटका एकनाथ शिंदे को होने वाला है, क्योंकि जो वोटर्स हैं निकाय चुनाव के, बीएमसी चुनाव के, वो बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं इस तरह के कामों से, क्योंकि उनके एरिया की सफाई होती है, उनके एरिया के बारे में जो कचरा है वो साफ सफाई होता है। इस प्रोजेक्ट के थ्रू एकनाथ शिंदे बहुत कुछ कर सकते थे चुनाव में, लेकिन अब रद्द होने के बाद ऐसा लग रहा है कि एक जो कम्युनिकेशन का एक जरिया बना था, जिसके लेकर के बातचीत करते, लोगों से उनसे वोट देने के लिए अपील करते, वो जरिया ही बीएमसी ने आज रद्द कर दिया। तो ये एक बड़ी खबर आई है जिस पर डिटेल से वीडियो हमने बनाई है, आप पूरी डिटेल वीडियो देख सकते हैं आप 4 PM महाराष्ट्र। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।